चलिए हम लोग आज बहुपद को देखेंगे, है ना। 9 क्लास में जाएगी आप लोग बहुपद को पढ़े, फिर एक बार 10 में जाएगी बहुपद को हम लोग को पढ़ना है। तो 10th क्लास के बहुपद को पढ़ने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो 9th क्लास में बहुपद को पढ़े हैं उसका एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसका एक बार पुनर्स्मरण करना जरूरी है, क्योंकि 9th क्लास का जो बेस है, 9th क्लास में जो बहुपद का बेस था वो हम लोग 9th क्लास में उसके बारे में पढ़े थे। तो उसी बहुपद के एक बार हम लोग पुनर्स्मरण करके तब हम लोग 10th क्लास के बहुपद की तरफ बढ़ेंगे। तो इसके लिए बहुपद को समझने के लिए पहले 1-2 पद है जिसको समझना जरूरी है, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग बीजीय व्यंजकों पर बात करेंगे मुख्य रूप से, और बीजीय व्यंजक को समझने के लिए जरूरी है कि हम लोग 2 शब्द को समझे, एक चर है और एक अचर। चर कहने का अर्थ हुआ कि जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, जिसका कोई एक निश्चित मान नहीं होता है। जैसे 5 है, आप किसी भी मैथ में देखेंगे तो 5 का मान ऐसा नहीं कि किसी में देखिए उसका अलग मान लिया जाता है, लेकिन x का आप देखिए अलग अलग तरह का समीकरण बनाते हैं तो किसी में x का मान 5 आया तो किसी में 4 आया, किसी में 3 आया, ये भी जो होता है। या दूसरी बात ऐसा समझ लीजिए जैसे सम संख्या है, तो कभी कभी हम लोग सम संख्या को समझाने के लिए उसको जब सामान्य रूप में व्यक्त करते हैं तो उसको हम लिख देते हैं 2n। तो 2n से क्या होता है कि 2 तो हमारा फिक्स हो गया, 2 जो है कि कभी चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब हम n लिखे हैं, n के स्थान पर आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, वो प्रकार से अलग अलग प्राकृतिक संख्या आप रखते जाएंगे और सम संख्याओं की श्रेणी प्राप्त होगी। तो n का मान जब आप 1 रखते हैं तो 2 गुना 1 तो 2, ये पहली सम संख्या। फिर n का मान जब आप 2 रखते हैं तो 2 गुना 2 यानी 4, ये दूसरी सम संख्या। फिर n का मान 3 रखते हैं तो 2 गुना 3 यानी कि 6। इसी प्रकार से सम संख्या निकलता चला जाता है। तो यहाँ पर ये 2 जो है ये अचर हुआ, और यहाँ पर n जो है किसकी तरह काम कर रहा है, ये चर की तरह काम कर रहा है। उसी प्रकार से जैसे हम लोग वृत्त की परिधि की बात करते हैं तो वृत्त की परिधि में फॉर्मूला होता है 2πr। तो इसमें क्या करते हैं कि 2π ये जो है ये अचर है, 2π क्या है, अचर है, यानी कि 2 भी अचर और पाई भी अचर है, इसका मान कभी नहीं बदलता है। अब जिस वृत्त की त्रिज्या अगर 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 2π गुना 1 सेंटीमीटर, अगर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो 2π इंटू 2 सेंटीमीटर। एवं प्रकार से r का मान अलग अलग क्या होगा, होते जाएगा। जितने भी वृत्त निकाले, जिस वृत्त की त्रिज्या जितनी होगी वहां पर हम लोग त्रिज्या का मान रखेंगे, लेकिन 2π जो है ये कांस्टेंट रहेगा, ये नियतांक रहेगा, ये नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे 2π इसको ये कि हम लोग अचर कहेंगे, लेकिन r को क्या कहेंगे, चर कहेंगे। तो इस प्रकार से जो है चर और अचर है, चर का मान बदलता रहता है, उसका विभिन्न मान होता है, लेकिन अचर जो है किसी भी व्यंजक में अचर नियतांक हो जाता है, अचर का मान नहीं बदलता है। अब हम लोग जो है कोई भी एक हम बीजीय व्यंजक लिखते हैं बहुपद को समझने के लिए, तो पहले हम एक बीजीय व्यंजक लेते हैं x² - 5x + 6। तो यह एक बीजीय व्यंजक है, और इस बीजीय व्यंजक को लिखने में हम जो है कि प्रयोग किए हैं चर x का, है ना। चर के स्थान पर हम कुछ भी ले सकते हैं, y, z, t, r कुछ भी। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग जो है कि क्या kiए, इस बीजीय व्यंजक को लिखने में जिस चर का प्रयोग किया वो x है। तो ये x चर में एक बहुपद होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम लोग देखेंगे कि विभिन्न पदों में, यहाँ पे जैसे 3 पद है तो तीनों पदों में आपको देखना पड़ेगा कि चर x का घातांक क्या किया है। तो इस पद में अगर देखेंगे तो चर x का घातांक 2 है, यहाँ पर x का घातांक 1 है, और चूंकि 6 इसमें चर का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पर अगर हम x रखना चाहें तो x का पावर हमको 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका वैल्यू 1 होगा, और 6 × 1 6 हो जाएगा। तो इसमें इस व्यंजक में चर x के विभिन्न घातांक 2, 1 और 0 है, जो कि अऋणात्मक है। और ऋणात्मक का अर्थ होता है कि जो ऋणात्मक नहीं हो, और ऋणात्मक नहीं होने का मतलब धनात्मक नहीं होता है, क्योंकि ऋणात्मक के अलावे और धनात्मक के अलावे एक और होता है जो शून्य है। इसीलिए जब अऋणात्मक कहा जाए तो अऋणात्मक का अर्थ आप लोग समझ सकते हैं कि जो ऋणात्मक नहीं है, और जब ऋणात्मक नहीं है तो 0 हो सकता है और धनात्मक हो सकता है, और जब इसके साथ पूर्णांक लग जाए और ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऐसा कह सकते हैं कि 0 और धनात्मक पूर्णांक। तो 0 और धनात्मक पूर्णांक मिलकर के क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या हम लोग कहते हैं किसको, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को, तो वो सब क्या है, पूर्ण संख्या है। तो आप पूर्ण संख्या कहें या धनात्मक पूर्णांक, 0 और धनात्मक पूर्णांक कहें, दोनों का अर्थ एक ही होगा। तो पूर्ण संख्या को ही हम लोग समझते हैं। तो अगर किसी भी बीजीय व्यंजक में चर के जो घातांक हैं वो अगर पूर्ण संख्या है तो आप इसको क्या कह सकते हैं, बहुपद कह सकते हैं। अब इस बहुपद के अगर मानक रूप की बात करें तो हम लोग देखिए 9th क्लास में विभिन्न प्रकार के बहुपदों का मानक रूप देखे कि रैखिक बहुपद का क्या मानक रूप होगा, द्विघाती बहुपद का मानक रूप क्या होगा, उसी प्रकार त्रिघाती बहुपद का मानक रूप क्या होगा। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ बात करें कि बहुपद का मानक रूप क्या होगा, यानी कि सारे बहुपद के लिए एक कॉमन अगर हम बहुपद निकालना चाहें
जो कि ना द्विघाती, त्रिघाती या रैखिक ऐसे बहुपद की बात नहीं करेंगे। संपूर्ण बहुपद के लिए अगर किसी एक मानक रूप की बात करें तो उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं a0x प्लस a1x² प्लस a2x³ प्लस डॉट डॉट an(x⁴n). ये जो है कि बहुपद का क्या हो सकता है, मानक रूप हो सकता है, क्योंकि बहुपद का मानक रूप का मतलब होता है कि जिस चर में बहुपद है उस चर के घातांकों के आधार पर या तो हम आरोही क्रम में सजाएंगे या उसको अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो जैसे यहाँ पर x⁴1 फिर x⁴2 x⁴3 और फिर x⁴n इस तरह से लिखें, या इसी को जो है कि हम पलट करके इस तरह से भी लिख सकते थे कि an(x⁴n) प्लस उसके बाद फिर आगे बढ़ते चले जाते और a0x पर क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। या इसमें अगर आपको जोड़ना चाहते इसको इस तरह भी कर सकते थे कि यहाँ पे जैसे ये पहला पद है तो यहाँ पर भी अगर हम पहला देते तो यहाँ पर पहला, फिर यहाँ पे दूसरा, तो यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, तो इसमें एक चीज हम और जोड़ देंगे कि a0(x⁴0) यानी कि वो अचर पद हो जाएगा, क्योंकि इसमें x⁴ जब 0 होगा, जब हम किसी भी अचर से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अचर पद हो जाएगा। तो ये जो है कि एक बहुपद का मानक रूप हुआ। अब हम लोग इसके बाद जो है कि बात करेंगे कि बहुपद का जो है कि विभिन्न प्रकार क्या क्या है। तो बहुपद का प्रकार जो है कई तरीके से निकाला जाता है। बहुपद का प्रकार निकालने के लिए हम लोग कभी घातांकों के आधार पर निकालते हैं, कभी पदों की संख्या के आधार पर निकालते हैं और कभी बहुपद के गुणांकों के आधार पर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि गुणांकों के आधार पर बहुपद के प्रकार। गुणांक कहते हैं किसी भी चर के साथ जो अचर संख्या को गुना किया जाता है वो उसका गुणांक कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर एक बहुपद लिखते हैं x² माइनस 3x प्लस 2। तो इस बहुपद में हम लोग देख रहे हैं कि आप इसमें गुणांक को देखिए, तो इसमें गुणांक x² का गुणांक क्या है, 1 है, x² का गुणांक 1, और फिर x का गुणांक क्या है, -3 है, और अचर पद क्या है यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें तो आप इसमें क्या है, प्राकृत संख्या है और फिर क्या है, ऋणात्मक संख्या भी है। इसीलिए इसका अगर एक हम सम्मिलित नाम देना चाहें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पूर्णांक कह सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही आता है। तो इस बहुपद को हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, पूर्णांक पर बहुपद है। ये किस पर बहुपद है, पूर्णांक पर बहुपद है। लेकिन एक हम लोग अन्य बहुपद लिखते हैं 3x² माइनस 5x/2 प्लस 7/3। तो इसके अगर हम लोग गुणांकों को देखें, इसमें जो अचर का प्रयोग हुआ है उन सारे अचर को अगर देखें तो 3 माइनस 5/2 और 7/3। आप अगर इन संख्याओं को देखें और इस समूह के लिए अगर एक नाम देना चाहें, इसको पूर्णांक तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें भिन्न भी आया 5/2 7/3। तो इसको लेके हम लोग क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं इसको, ठीक। और फिर हम एक और अन्य बहुपद का उदाहरण लेते हैं, जैसे √3x² प्लस 2√3x प्लस 1। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस बहुपद को तो इसमें इसके गुणांक को देखिए, गुणांक में क्या क्या है, √3 है, 2√3 है और 1 है। तो इसमें क्या है, परिमेय संख्या भी है। एक क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय और अपरिमेय दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या कह सकते हैं। इसको वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो अब हम लोग जो पहला बहुपद देखे इसमें केवल पूर्णांक का प्रयोग हुआ, दूसरे बहुपद में केवल परिमेय संख्याओं का प्रयोग हुआ, और ये अंतिम वाले बहुपद में इसमें वास्तविक संख्या का प्रयोग हुआ। इस प्रकार से जिस बहुपद में गुणांकों के रूप में पूर्णांक का प्रयोग हुआ है इसको पूर्णांक पर बहुपद कहेंगे, और जिसके गुणांकों में परिमेय संख्या का प्रयोग हुआ है इसको परिमेय संख्या पर बहुपद कहेंगे, और जिसमें परिमेय एवं अपरिमेय दोनों तरह के संख्याओं का प्रयोग गुणांकों के रूप में हुआ है इसको हम लोग वास्तविक संख्या पर बहुपद कहेंगे। तो ये था गुणांकों के आधार पर बहुपद के प्रकार। फिर इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि घातांकों के आधार पर जो है कि बहुपद के प्रकार। तो बहुपद में पहला फिर हम उदाहरण लेते हैं घातांकों के आधार पर में 3x माइनस 5, यह एक बहुपद है। इस बहुपद में चर कौन है, x है, और x का महत्तम घात 1 है। तो जिस बहुपद में चर का महत्तम घात
एक होता है उसको हम लोग एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं, है ना। ये रैखिक बहुपद है क्योंकि इसमें चर x का महत्तम घात क्या है, एक है, तो ऐसे बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। उसके बाद हम फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं इसमें 3x² - 7x + 4, इसमें भी चर x है और x का महत्तम घात 2 है। तो जिस बहुपद में चर का महत्तम घात 2 हो, अर्थात 2 से कोई बड़ा घात वाला पद ना हो, ऐसे बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद। फिर उसी प्रकार से अगर कोई बहुपद में महत्तम घात 3 है, चर का महत्तम घात अगर 3 है, जैसे x³ + 3x² + 3x + 1, तो इस बहुपद में चर x का महत्तम घात क्या है, 3 है। तो इस प्रकार के बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद, यानी 3 घात वाला। इसमें चर x का महत्तम घात क्या होगा, 3 होगा। उसी प्रकार अगर हम चतुर्थ घाती बहुपद लें, अर्थात जिसका महत्तम घात 4 हो, तो इसको जो है कि हम लोग चतुर्थ घाती बहुपद कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, चतुर्थ घाती बहुपद कहेंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद, ठीक है। और ये जो पद देख रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और फिर x का विलुप्त हो जाना, ये जरूरी है। अगर x⁴ है, उसके बाद ये 2 टर्म नहीं रहता है, डायरेक्ट x + 5 आता है, तो भी वो चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाएगा। इसमें पदों की संख्या को नहीं देखना कि पदों की संख्या कितनी है, ये जरूरी नहीं है कि रैखिक है तो इसमें 2 पद होगा, द्विघाती है तो इसमें 3 पद होगा, त्रिघातीय है तो 4 पद होगा, चतुर्थ घातीय है तो 5 पद होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। इसमें अगर कोई बहुपद सिर्फ इस तरह से आता है कि x⁴, ये चतुर्घाती बहुपद कहलाएगा। अगर केवल ऐसा आता है कि x⁴ 3 + 1, ये भी त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि नहीं त्रिघाती बहुपद है तो उसमें 4 पद का होना जरूरी है। इसमें पदों की संख्या मायने नहीं रखती है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुपद का प्रकार जो निकाल रहे हैं, ये घातांकों के आधार पर निकाल रहे हैं, और जब घातांकों के आधार पर निकाल रहे हैं तो इस जगह पर हम लोग पदों की संख्या की गिनती नहीं करेंगे। उसी प्रकार जब हम लोग इसके गुणांकों के आधार पर निकालेंगे, तब ना तो पदों की संख्या की गिनती करेंगे और ना ही उसके घातांकों को देखेंगे, तभी हमको सिर्फ गुणांक को देखना है। ये दूसरे तरह से जो है कि बहुपद का प्रकार हुआ। अब हम लोग फिर तीसरे प्रकार से जो है कि बहुपद का प्रकार देखेंगे, और जो इसका तीसरा भाग होगा उसमें हम लोग देखते हैं इसमें पदों की संख्या के आधार पर कि कितने पद हैं। तो आप लोग उसमें 9th क्लास में पढ़े हैं कि किसी भी बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है, किस प्रकार से हम लोग पदों को अलग करते हैं, और पद प्लस माइनस चिन्ह से अलग होता है, ना कि गुना से। जैसे हम उदाहरण लेते हैं 2x, तो इसमें कितने पद हैं, केवल एक पद है, केवल एक पद है। ऐसा नहीं है कि आप 2 है और x है तो इसको 2 अलग अलग पद समझें। ये 2 और x गुना में है, 2 जो कि गुणांक है, तो ये एक पदी हुआ। इसमें घातांक देखना जरूरी नहीं रहता है। जैसे x⁴ 3 है, ये भी एक पदी बहुपद होगा। अगर 4x/5 हुआ, ये सारा क्या होगा, एक पदी बहुपद होगा। इसको एक पदी बहुपद कहा जाता है क्योंकि इसमें एक ही पद है। अब इसमें ये सारे क्या हैं, एक पदी बहुपद हैं। फिर उसी प्रकार से जिस बहुपद में 2 पद होंगे, x² - 1 रहे, 2x + 5 रहे, x - 7/2 रहे, या कुछ भी रहे, इसमें हम लोग पदों की संख्या देखेंगे। तो इसमें कितने पद हैं, एक पद और फिर एक पद, 2 पद हैं। तो ऐसे बहुपदों को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद बोलेंगे। फिर इसी प्रकार से अगर 3 पद हैं, तो ये सारे क्या हैं, त्रिपदी बहुपद हैं, क्योंकि इसमें 3 पद हैं। इस प्रकार से हम लोग पदों की संख्या के आधार पर अगर 4 पद है तो चतुर्थपदी। इसी प्रकार जो हम लोग पदों की संख्या के आधार पर बहुपद को क्या करते हैं, अलग अलग भागों में बांटते हैं। इस प्रकार हम लोग देखिए यहाँ पर कि बहुपद को हम लोग 3 तरह से, एक गुणांकों के आधार पर, और एक फिर घातांक के आधार पर, और फिर पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार को देखें। इसके बाद जो 9th क्लास में और भी कुछ हम लोग पढ़े थे, उसमें एक टॉपिक था बहुपद का मान, बहुपद का मान और बहुपद का शून्यक। तो यहाँ पर इन दोनों पदों पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कि बहुपद का मान, बहुपद का मान। जैसे कोई भी एक हम बहुपद लेते हैं, इसके लिए
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये क्या है, बहुपद है। अब जब आपको पूछा जाए कि इस बहुपद का मान, तो जब भी आपको बहुपद का मान पूछा जाएगा तो वो किसी चर के किसी मान पर पूछा जाएगा, किसी विशेष मान पर। तो यह बहुपद है और ये किस चर में बहुपद है, एक्स चर में बहुपद है। यहाँ पर पी एक्स का अर्थ होता है पोलिनोमियल इनवेरिएबल एक्स, अर्थात एक्स चर में बहुपद। जब आपको मान पूछा जाए कि नहीं एक्स बराबर 2 पर आप इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, एक्स बराबर 1 पर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक्स बराबर 1 पर क्या करते हैं, बहुपद का मान ज्ञात करते हैं। तो एक्स बराबर 1 पर बहुपद का मान निकालने का अर्थ है कि इस पूरे बहुपद में जहां जहां पर चर एक्स का प्रयोग किया गया है आप उसको 1 से रिप्लेस कर दें, उसके स्थान पर 1 का प्रयोग करें। तो यहाँ एक्स के स्थान पर हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। और पूरे बहुपद में जहां जहां पर एक्स होगा उसको आप 1 से बदल देंगे। तो 1 का स्क्वायर होगा, फिर 5 गुने 1 होगा प्लस 6। तो इस बहुपद का मान क्या हुआ, 2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से x बराबर 1 पर बहुपद का मान क्या हुआ, 2 प्राप्त हुआ। इसको कहते हैं बहुपद का मान निकालना। आपको विभिन्न मान पर निकालने के लिए दिया जा सकता है कि -1 के लिए निकालें, -2 के लिए निकालें, -1/2 के लिए निकालें। तो जिस मान के लिए आपको बहुपद का मान निकालना है उसमें चर के स्थान पर आपको उस अचर संख्या को रखना है, उस पर बहुपद का मान प्राप्त होगा। तो इसको एक ही बहुपद का मान कहा जाता है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे कि बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक निकालने के लिए फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बहुपद का शून्यक कौन होगा। तो बहुपद का शून्यक, तो पहले हम लोग इसको समझते हैं कि बहुपद का शून्यक किस प्रकार से निकाला जाता है और बहुपद का शून्यक कहते हैं किसको है। तो पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं, उसके बाद शून्यक किस प्रकार से निकालना है वो हम लोग इस क्लास में देखेंगे ही। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जैसे अगर हम x के स्थान पर हम 2 रखते हैं, x के स्थान पर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर घटा 5 गुना 2 जोड़ 6, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 गुना 2 10, 10 घटा 10 बराबर 0। तो हमने देखा यहाँ पर कि अगर इस बहुपद में हम x के स्थान पर 2 रखते हैं तो इस बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो शून्य का यही अर्थ होता है कि बहुपद को शून्य के समान करने वाला, शून्य के तुल्य करने वाला, शून्य के बराबर करने वाला। तो यहाँ पर x के स्थान पर 2 रखने से इस बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाता है। इसीलिए 2 इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा, अर्थात 2 को हम लोग इस बहुपद का शून्य कहेंगे। क्यों, क्योंकि x के स्थान पर 2 को रखने से इस बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य आ जाता है। तो इसको बहुपद का शून्यक कहते हैं। अब हम लोग इसके बाद जाएंगे और 2 बात करेंगे इसमें। एक था गुणनखंड प्रमेय के बहुपद के लिए जाके हम लोग क्या पढ़ेंगे कि गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय, ये दोनों को लेकर हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि शेषफल प्रमेय क्या है और फिर देखेंगे कि गुणनखंड प्रमेय क्या है। तो शेषफल प्रमेय का अर्थ हुआ कि जिस प्रमेय का प्रयोग हम लोग शेषफल निकालने के लिए करते हैं। जब आपको 2 बहुपद दिया जाए, जैसे आपको एक बहुपद दिया गया है x² प्लस 7x प्लस 10, ये आपको एक बहुपद दिया गया है, इसको हम लोग px मान लेते हैं। और एक दूसरा आपको बहुपद दिया जाएगा कि gx बराबर x प्लस 3। इसका अर्थ यह हुआ, ये आपको जैसे एक बहुपद दिया हुआ है, ये दूसरा बहुपद दिया हुआ है। आपसे एक क्वेश्चन ये रहेगा कि इस बहुपद से अगर इस बहुपद में भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लंबी विभाजन कर सकते हैं। भाजक के स्थान पर x प्लस 3 को लिख देंगे और भाज्य के स्थान पर x² प्लस 7x प्लस 10 को, उसके बाद हम लोग भाग देंगे, जो शेषफल प्राप्त होगा वो मालूम चल जाएगा। लेकिन शेषफल प्रमेय से जब इसको हल करना रहता है तो हम लोग उसमें भाग नहीं देते हैं, बल्कि शेषफल प्रमेय की मदद से बिना भाग दिए हम लोग ये पता करते हैं कि इस बहुपद से अगर इस बहुपद में भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि पहले x प्लस 3 का शून्यक निकालना है। और हम लोग जानते हैं कि शून्य का अर्थ होता है बहुपद को शून्य के बराबर करने वाला। तो आप x के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे कि ये बहुपद शून्य के समान हो जाएगा। तो x के स्थान पर आप अगर -3 रखें, x के स्थान पर -3 रखें तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि gx का शून्य क्या होगा, -3। तो gx का शून्यक, gx का शून्यक बराबर कितना होगा, -3 होगा। gx का शून्यक -3 होगा। अब जाके आप इसमें क्या करें कि बहुपद में x के स्थान पर आप -3 रखें, x के स्थान पर -3 रखें। हाँ, -3 रख दिए। तो देखिए यहाँ पे -3 का
स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 10, तो -3 का स्क्वायर 9 -21 प्लस 10, 19 -21 तो -2। तो यहाँ पे शून्य क्या ये शेषफल क्या प्राप्त हुआ? -2। अर्थात अगर gx से px में भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? -2 प्राप्त होगा। आप अगर इस बहुपद से इस बहुपद में भाग भी देंगे तो शेषफल आपको -2 प्राप्त होगा। तो इसको ये कि हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल प्रमेय कहते हैं। तो शेषफल प्रमेय से बिना भाग दिए हम लोग ये कि क्या कर सकते हैं? शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो हम लोग देखे ये था शेषफल प्रमेय। इसको क्या कहते हैं? शेषफल प्रमेय। और इसके बाद ये कि हम लोग बात करेंगे गुणनखंड प्रमेय के बारे में। तो शेषफल प्रमेय समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं कि गुणनखंड प्रमेय क्या है। तो गुणनखंड प्रमेय समझने के लिए जैसे एक बहुपद लेते हैं कि px बराबर x² माइनस 5x प्लस 6, यह एक बहुपद है। अब इसमें हम दूसरा एक बहुपद लेते हैं gx बराबर x माइनस 2। तो आपको इसमें हम लोग गुणनखंड प्रमेय से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, क्या पता करते हैं? यह जो बहुपद है इसका यह गुणनखंड है या नहीं, इसकी हम लोग जांच करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि गुणनखंड किसको कहा जाएगा? अगर इस बहुपद से यह बहुपद पूर्णतः विभाजित होता है, अर्थात शेषफल क्या होता है? 0 आता है, तब हम लोग इस बहुपद को, इस संपूर्ण बहुपद का गुणनखंड कह सकते हैं। और अगर शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है तो इसको देखिए क्या कहेंगे? गुणनखंड नहीं कहेंगे। इसका दूसरे अर्थ में ये समझ सकते हैं कि यह गुणनखंड प्रमेय अगर है और ये क्या है? बहुपद का गुणनखंड अगर पहले से दिया रहे कि px का एक गुणनखंड x-2 है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका मतलब कि p2 बराबर क्या होगा? 0 होगा। p2 बराबर क्या होगा? 0 होगा। या इसको ऐसा कि अगर p2 बराबर 0 हुआ तो x-2 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड प्रमेय अगर ये बात मालूम करना है कि ये गुणनखंड है या नहीं, तो फिर आप ये कि इसका क्या करेंगे? शून्य निकालेंगे gx का। तो gx का शून्य, तो gx का शून्य कितना होता है? 2। इसका शून्य कितना हुआ? 2 हुआ। और p इसके स्थान पर आप 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर 5 गुना 2 जोड़ 6, 4 घटा 10 जोड़ 6, 10 घटा 10 बराबर 0। इसका मतलब कि x-2 क्या है? इस बहुपद का गुणनखंड है। तो ये 10th क्लास में भी आपको आएगा, उसमें 2 बहुपद दिया रहेगा और पूछेगा कि ये गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके या भाग दे करके या पता करें कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणज है या दूसरा बहुपद पहले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, है ना। तो आपको ये उसमें बताना है इसी तरह से चेक करके कि बहुपद एक गुणनखंड है या नहीं। तो ये बात पता करने के लिए जिस बहुपद के बारे में पूछा जाएगा कि यह गुणनखंड है अथवा नहीं है, उसका शून्य निकाल करके उस बहुपद पर रखेंगे। अगर उस बहुपद का मान 0 प्राप्त हुआ, इसका मतलब यह है कि पहला वाला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड हुआ, अन्यथा नहीं हुआ। तो ये है कि हम लोग गुणनखंड प्रमेय का इसमें क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। अब यह है कि इसमें और इससे आगे हम लोग देखेंगे यह है कि बहुपद में गुणनखंड प्रमेय, शेषफल प्रमेय, बहुपद के विभिन्न प्रकार, ये सब चीज को देखे। उसके बाद 10th क्लास में मुख्य रूप से होगा कि जो बहुपद दिया रहेगा उसका हम लोगों को शून्य निकालना रहेगा। कि कोई बहुपद दिया रहेगा उसका हम लोगों को शून्य ज्ञात करना है। ये तो हम बताएं कि शून्य कहते किसको है या शून्य क्या है ना, कैसे क्या होता है शून्य, शून्य का बहुपद के साथ क्या संबंध होता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें बहुपद का शून्य ज्ञात करेंगे। उससे पहले हम लोग ये समझते हैं बहुपद के शून्य के ज्यामितीय अर्थ को। पहले शून्य ज्ञात करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। अभी तक जो हम लोग शून्य का अर्थ देखे उसका बीजगणितीय अर्थ था कि बहुपद में चर का वह मान जो उस बहुपद को शून्य के बराबर कर दे। जिस चर के स्थान पर जिस अचर संख्या को रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, उस अचर राशि को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद का शून्य कहते हैं। लेकिन अब हम लोग इसके ज्यामितीय अर्थ को देखेंगे। तो ज्यामितीय अर्थ को हम लोग 9th क्लास में भी देखे थे कि जो रैखिक बहुपद है उसका जब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में उसका निरूपण करते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जब द्विघात बहुपद का हम लोग ये ज्यामितीय तल में उसका जब निरूपण करेंगे तो एक जगह क्या होगा? परवलय प्राप्त होगा। तो यहाँ पर किसी भी बहुपद का ज्यामितीय रूप में उसको निरूपण करने के लिए सबसे पहले जो px के रूप में हम लोग लिखते हैं बहुपद को, किसी भी बहुपद को जैसे आप लिखते हैं कि px = 2x - 4, 2x - 4। जब इसको हम लोग को निर्देशांक ज्यामिति में व्यक्त करना रहता है
तो निर्देशांक ज्यामिति में हमारे पास दो अक्ष होता है, एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। तो हम लोग इस बहुपद को, पूरे बहुपद को y के तुल्य मानते हैं, अर्थात px के स्थान पर y लिखते हैं और जो बहुपद दिया रहता है उसको हम लोग x टर्म में लिखते हैं। तो यह जो है अब x टर्म में एक बहुपद प्राप्त हुआ जिस बहुपद को हम लोग y से सूचित करते हैं। अब हम लोग ये y बराबर 2x माइनस 4 है, अब x के स्थान पर 1 2 3 इस तरह से विभिन्न मान को रखते हैं और इस बहुपद का जगह हम लोग क्या करते हैं, x अक्ष पर इसका निरूपण करते हैं। जब आप इसमें x अक्ष पर इसका निरूपण करेंगे तो जो आलेख प्राप्त होगा, जैसे मान लीजिए कि ऐसा एक आलेख प्राप्त होता है अगर, तो इसमें देख रहे हैं कि ये x अक्ष को एक बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कोई भी आलेख जो x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि पूरे x अक्ष में किसी भी बिंदु पर इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में या इसके नेगेटिव डायरेक्शन में x एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, y का वैल्यू 0 होता है। तो जब ये आलेख खींचने का मतलब हुआ इस आलेख में जितने भी बिंदु हैं वो सारे बिंदु इस बहुपद के मान को प्रदर्शित करते हैं। तो जब हम लोग y बराबर 2x माइनस 4 लिखे हैं और यह आलेख x अक्ष को प्रतिच्छेद किया, इसका मतलब कि इस बिंदु पर, अगर इस बिंदु की बात करें तो इस बिंदु पर y का मान क्या होगा, 0 होगा। इस बिंदु पर y का मान 0 होगा क्योंकि यह x अक्ष का बिंदु है और x अक्ष में y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो इस बिंदु पर y का मान 0 और y का मान 0 होने का अर्थ क्या हुआ, इस बहुपद का मान 0। तो जब इस बहुपद का मान 0 हो गया इसका मतलब इस बिंदु में जो निर्देशांक होगा, x का जो नियामक होगा वह इस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो इस प्रकार से जब आप रैखिक बहुपद का आलेख खींचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा, लेकिन जब आप द्विघाती बहुपद का आलेख खींचेंगे तो इस प्रकार से देखिए क्या होगा, एक वक्र प्राप्त होगा जिसमें दो बिंदु क्या करेगा, x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। तो इन दोनों बिंदुओं पर जो x का मान होगा वो इस बहुपद का यानी द्विघात बहुपद का वो क्या होगा, शून्य होगा। उसी प्रकार जब आप त्रिघाती बहुपद का करेंगे तो ये तीन बिंदुओं पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा और ये तीनों बिंदु पर जो x का मान होगा वो त्रिघाती बहुपद का क्या होगा, शून्य होगा। इस प्रकार से आप लोगों के 10th क्लास में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, एक कार्तीय तल रहेगा और कार्तीय तल में विभिन्न तरह के आलेख और आपको पूछा जाएगा कि यह इसके कितने शून्य हैं। आपको बहुपद नहीं दिया जाएगा बल्कि उसका आलेख दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी है। तो अगर आप देखेंगे एक सरल रेखा है और वह x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब ये कि इस बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या है, 1 है। उसी प्रकार से जब कार्तीय तल दिया रहेगा और आपको इस तरह से एक वक्र दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि इस बहुपद में, जिस बहुपद का यह आलेख है, इस बहुपद में कितने शून्य इस बहुपद के, तो इस बहुपद के कितने शून्य हैं तो आप क्या बताइएगा। ये देखिए कि x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बार। तो इस बहुपद के कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं। फिर अगर कोई कार्तीय तल दिया हुआ है, इसमें एक ऐसा आलेख दिया हुआ है बहुपद का, एक विजय व्यंजक ऐसा आलेख दिया हुआ है जो x अक्ष को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसका मतलब इस बहुपद के शून्यकों की संख्या 0, इस बहुपद में शून्यकों की संख्या 2, इस बहुपद में शून्यकों की संख्या 1। उसी प्रकार कोई कार्तीय तल में अगर कोई ऐसा वक्र दिया हुआ है जो x अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो आप इसमें कहिए कि इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो इस प्रकार से हम लोग आलेख को देख करके यह पता लगा सकते हैं कि इस बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। और कोई भी बहुपद का जो आलेख है वो x अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है उस बिंदु का जो मान होगा वो बहुपद का शून्यक होगा और प्रतिच्छेद की जो संख्या होगी वो उनके शून्यकों की संख्या होगी। तो ये था शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। अब हम लोग किसी भी बहुपद का शून्यक निकालेंगे कि उसका शून्यक किस प्रकार से निकाला जाता है और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी बहुपद के शून्यक और उस बहुपद के गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है, बहुपद का शून्य क्या होगा और फिर देखेंगे कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध क्या होगा। तो इसके लिए हम एक बहुपद लेते हैं पहले, px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो इस बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए किसी भी बहुपद का अगर आपसे पूछा जाता है कि x माइनस 1 का शून्य क्या होगा तो आप बताइएगा कि 1 होगा, क्योंकि x के स्थान पर अगर 1 रख दें तो 1 घटा 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना बहुत ही आसान है। अगर आपको पूछा जाता है कि x प्लस 2 इस बहुपद का शून्य क्या होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इस बहुपद का शून्य माइनस 2 होगा, है कि नहीं। अगर आपसे पूछा जाता है कि 2x माइनस 1 तो इसका शून्य का आसानी से बता सकते हैं कि x के स्थान पर अगर हम 1/2 रखें तो ये बहुपद शून्य के बराबर हो जाएगा, अर्थात इसका शून्य 1/2 होगा।
तो ये जो रैखिक बहुपद है इसका शून्यक बतलाना बहुत ही आसान होता है। रैखिक बहुपद का शून्यक आप आसानी से बतला सकते हैं, लेकिन इन्हीं रैखिक बहुपदों के स्थान पर अगर कोई द्विघात बहुपद दे दिया जाए, जैसे x² - 5x + 6, इस तरह का कोई भी बहुपद अगर आपको दिया जाता है तो इसमें आपको शून्यक आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये आप इतनी आसानी से जिस प्रकार से इन तीनों बहुपद का आप शून्यक बता पा रहे हैं, तो इस बहुपद का शून्यक इस तरह से नहीं बता सकते हैं। इसी कारण से हम लोगों को गुणनखंड की आवश्यकता होती है। गुणनखंड का यही उद्देश्य है कि पहले जो द्विघात बहुपद है, इस द्विघाती बहुपद को पहले रैखिक बहुपद में बदलना, क्योंकि जब कोई भी द्विघाती बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद में बदल देते हैं तो रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना बहुत आसान होता है। और जो द्विघात बहुपद है तो ये किसी न किसी दो रैखिक बहुपदों का क्या होगा, गुणनफल होगा। तो हम लोग पहले ज्ञात करते हैं कि यह द्विघाती बहुपद किन दो रैखिक बहुपदों का क्या है, गुणनफल है। अब उन दोनों रैखिक बहुपदों का अगर हम लोग शून्यक निकाल लेते हैं तो ये पूरे बहुपद का शून्यक होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने के लिए आप लोग जानते ही हैं कि गुणनखंड करने के लिए हम लोग जो सबसे पहले वर्ग वाला जो पद होता है, जो स्क्वायर में है, उसको हम लोग अचर पद से गुणा करते हैं। तो यहाँ 2 × 2 कितना 4, तो यहाँ 4x² हुआ। अब आपको जो इसका मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना, मध्य पद को जो है कि तोड़ना है दो भागों में, और इस प्रकार से तोड़ना है कि इन दोनों पदों का बीच में जो एक पद है इसको दो भाग में बांटेंगे, दोनों भागों का गुणनफल है ना, स्क्वायर वाले पद का और अचर पद का गुणनफल के समान आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, -5x को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, -1x और -4x। तो -1x और -4x का प्रोडक्ट 4x² होगा। इसका गुणनखंड करने के लिए 2x² - 4x - 1x या x लिख सकते हैं सिर्फ, +2। तो इसमें 2x कॉमन आएगा प्रथम दो पदों में, तो 2x कॉमन ले लिए तो क्या होगा, x - 2। और इन दोनों में एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक कॉमन लेंगे, x - 2 होगा। अब इस पूरे बहुपद में देख रहे हैं कि यहाँ दो पद हैं, जिसमें कि पहले पद में भी x - 2 और दूसरे पद में दूसरे भाग में भी x - 2 है। तो x - 2 को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 2x - 1, 2x - 1। तो यह जो द्विघाती बहुपद था इसको हम लोग रैखिक बहुपद में बदल दिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x - 2 का शून्यक निकालना क्या है, बहुत ही आसान है। x - 2 का शून्यक क्या होगा, 2 होगा, और 2x - 1 का शून्यक क्या होगा, 1/2 होगा। तो इस प्रकार से px के दो शून्यक, x के दो शून्यक क्या होंगे, 2 और 1/2, 2 और 1/2 इसका क्या होगा, 2 शून्यक हुआ। यहाँ पर एक बात आप लोगों को और भी बता दें कि किसी भी बहुपद का अगर महत्तम घात 2 है तो इसका 2 शून्यक होगा। किसी बहुपद का अगर महत्तम घात 3 है तो उसका 3 शून्यक होगा। किसी बहुपद का अगर महत्तम घात 1 है अर्थात रैखिक बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या केवल 1 होगी। तो रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है, द्विघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 और त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है। तो ये द्विघाती बहुपद था तो इसमें कितना शून्यक निकला, 2 शून्यक निकला। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो यहाँ पर 2 शून्यक निकला है, पहला है ये 2 और दूसरा है 1/2। अब द्विघात बहुपद में शून्यकों को हम लोग अल्फा, बीटा, गामा ये सबसे भी क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो जो पहला शून्यक रहता है उसको हम लोग आमतौर पर अल्फा, और दूसरे शून्यक को बीटा, और फिर तीसरे शून्यक को गामा, इस प्रकार से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले निकालते हैं कि शून्यकों का योग क्या निकलता है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग, तो शून्यक हमारा पहला शून्यक क्या है, 2, और दूसरा शून्यक क्या है, 1/2। अब इसका ये कि आप योग निकालिए तो कितना होगा, ये 5/2। अब आप देखिए कि इसमें देखिए 2 शून्यकों का योग कितना निकला, 5/2 निकला। अब इसके गुणांकों में देखिए कि आपको क्या है, यहाँ पर -5 है, तो -5, और x² का गुणांक क्या है, 2 है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि शून्यकों का जो योग है वो क्या होगा, माइनस, और ये -5 क्या है, x का गुणांक, तो -x का गुणांक बटा 2 क्या है, यहाँ पे x² का गुणांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x² का गुणांक। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक होता है। फिर इसी प्रकार से अगर हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल,
तो शून्यकों के गुणनफल में क्या होगा, तो पहला शून्य हमारा क्या है 2 और दूसरा शून्य के 1/2, दोनों का गुणनफल कितना आता है 1 आता है। इसको हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अचर पद हमारा क्या था 2 और x² का गुणांक भी क्या था 2, इन दोनों में अगर हम लोग भाग दें तो उसका भी मान क्या आएगा 1 आएगा, अर्थात इसको हम लोग 2/2 लिख सकते हैं। और 2 क्या है अचर पद है, 2 क्या है अचर पद है। और फिर नीचे और एक 2 है वो क्या है x² का गुणांक। इस प्रकार से हम लोग देखें कि किसी भी बहुपद में शून्यकों का योग माइनस x का गुणांक बटा x² के गुणांक के बराबर होता है, और शून्यकों का गुणनफल जो है वो अचर पद और x² के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है। तो ये किसी भी बहुपद में, द्विघात बहुपद में, ये शून्यकों और उसके गुणांकों में संबंध है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल उसके गुणांकों से किस प्रकार संबंधित होता है। इस चीज को लेकर लोग समझ पा रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा क्वेश्चन की एक बहुपद दिया रहेगा, उसका आपको शून्य ज्ञात करना है, और शून्य ज्ञात करने के बाद आपको फिर क्या करना है उसमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है। इसके बाद जाएगी फिर और भी एक क्वेश्चन रहता है जिसमें कि बहुपद का आपको शून्य दिया रहेगा, और शून्य दिया होने पर जाके आपको क्या करना है द्विघात बहुपद निकालना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी जो द्विघात बहुपद होता है वो रैखिक बहुपदों का गुणनफल होता है, वो रैखिक बहुपद का गुणनफल होगा। तो अगर हम लोगों को 2 रैखिक बहुपद प्राप्त हो जाता है तो उसका गुणनफल ज्ञात करके क्या कर सकते हैं, एक द्विघाती बहुपद निकाल सकते हैं। तो जब आपको 2 अलग अलग शून्य दिया हुआ रहेगा तो आप उससे गुणनखंड कैसे प्राप्त करेंगे, और फिर ये कि आप उससे द्विघात बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा ये 2 क्या हैं, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के 2 शून्य हैं, द्विघात बहुपद के 2 शून्य हैं। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के क्या हैं 2 शून्य हैं। इसलिए x माइनस अल्फा और x माइनस क्या होगा बीटा, ये क्या होगा बहुपद का 2 गुणनखंड होगा। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा द्विघात बहुपद के 2 गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। अब हम लोग जो कि जानते हैं कि द्विघात बहुपद जो होता है, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। इसमें महत्तम घात कितना है 2 है, तो ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है जिसमें कि a का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ये द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको k लगाएंगे। k इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब आप बहुपद का शून्य निकालेंगे तो x² माइनस 4 का जितना शून्य निकलेगा, आप अगर इसमें कोई किसी भी संख्या से गुणा कर दें 2 से 4 से, इस प्रकार से, फिर भी इसके शून्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा गुणांक के रूप में, उसको आप क्या कर सकते हैं बदल सकते हैं। और एक बात है कि आप अगर चाहिए कि नहीं 1 और 2 शून्य वाला बहुपद याद करें, तो 1 और 2 शून्य वाला बहुपद कोई एक बहुपद नहीं बल्कि इसका क्या होगा, आप जितनी बहुपद चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन सबका मानक रूप जो है कि क्या हो जाएगा अंदर में जो उसका कॉमन होगा। लेकिन 1 और 2 ये 2 शून्य को लेकर के आप अनंत बहुपद क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर k लगाया जाता है क्योंकि ये जो है बहुपद 2 शून्य से कोई एक अद्वितीय बहुपद नहीं बल्कि अनेक बहुपद निकाला जा सकता है। सिर्फ आप उसमें देखिए क्या करना पड़ेगा, आप एक गुणांक से एक अचर संख्या से आप उसको गुना कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर ये k लगाए। अब इसके दोनों गुणनखंड को ले लेंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को। अब इसका प्रोडक्ट निकालिए। इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसा है ना। अगर आप इसको k से इंटू कर दें तो kx² माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू x होगा प्लस k इंटू अल्फा बीटा होगा। अब अगर इन दोनों से हम लोग अगर तुलना करें तो यहाँ पर देखिए 3 पद है, एक x² वाला, फिर एक x वाला और एक अचर पद। यहाँ पर भी 3 पद है, एक x² वाला, एक x वाला और एक अचर पद। तो यहाँ अगर हम लोग इससे तुलना करें तो a बराबर क्या होगा k होगा, a बराबर क्या होगा k, और b बराबर क्या होगा माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, और c बराबर क्या होगा k इंटू
अल्फा बीटा, के इंटू अल्फा बीटा। तो आप अगर इससे निकालना चाहें किसका मान, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना चाहें, तो हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, आप के स्थान पर क्या, तो ये जो है कि क्या हुआ, इसमें तुलना करने पर जो है कि हमें प्राप्त हुआ कि ए का मान के बराबर, बी का मान माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा के बराबर, और सी का मान के इंटू अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है। ठीक, ये बस समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुपद आप जो है कि प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर जो a का मान क्या है, a का मान k के बराबर है। अब यहाँ पर आप अगर k के स्थान पर क्या करें, a का मान रख दें, k के स्थान पर a का मान रख दें, तब क्या होगा, b बराबर माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। तो यहाँ से एक फॉर्मूला प्राप्त होता है कि अगर अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बटा ए होगा, जहाँ पर बी एक्स का गुणांक है और ए क्या है, अचर पद, ए अचर पद का एक्स स्क्वायर का गुणांक है। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर फिर क्या है, के है, इसमें अगर सी बराबर के स्थान पर आप क्या रख दें, ए रखें, क्योंकि ए और के क्या है, बराबर है, तो ए इंटू क्या होगा, अल्फा बीटा, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर ए को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या होगा, सी बटा ए होगा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अगर अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का दो शून्यक है तो शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए और शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए के बराबर होता है। इस प्रकार से अगर आपको दो शून्यक दिया हुआ रहे तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, बहुपद। अब इस पर इसके आधार पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रश्न को देखते हैं कि अगर शून्यक दिया रहे तो हम लोग एक द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग दो शून्यक को लेते हैं जो किसी द्विघात बहुपद का शून्यक है, और उससे फिर हम लोग क्या करेंगे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो हम लोग एक शून्यक लिए पहले कि किसी बहुपद का शून्यक दिया हुआ है 3 और 4, यानी कि हमें एक ऐसा बहुपद प्राप्त करना है, द्विघात बहुपद जिसके शून्यक क्या है, 3 और 4 है। तो आप इसमें देखिएगा कि पहला शून्यक, इसको हम लोग क्या करते हैं, अल्फा मान लेते हैं। तो अल्फा बराबर क्या होगा, 3 होगा, और फिर दूसरा शून्यक, और दूसरे शून्य को हम लोग क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, और ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसके बाद ये क्या हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो द्विघात बहुपद हम लोग अब देखें फॉर्मूला कि द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, शून्यकों का योग। तो एक शून्य 3 था, दूसरा शून्य क्या था, 4, तो अब 3 और 4 7 एक साथ लिख सकते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब पहला शून्य और दूसरे शून्य का गुणनफल। तो पहला शून्य 3 है और दूसरा शून्य 4 है, इसका गुणनफल कितना होगा, 12 होगा। इस प्रकार से के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ये बहुपद प्राप्त हुआ। अब के स्थान पर आप विभिन्न मान रख करके अलग अलग बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर चूंकि यहाँ कोई जो है कि हर के रूप में, कोई परिमेय संख्या के रूप में नहीं है, पी बटा क्यू के रूप में नहीं आया है, ये क्या है, बिल्कुल रैखिक रूप में ही है। तो इसको रैखिक रूप में ही रहने देने के लिए हम के स्थान पर 1 रख दिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। इसमें एक बात जान लीजिए कि जब हम शून्यकों का योग निकालेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि शून्यकों का योग हमेशा क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। जब शून्यकों का योग निकालेंगे या गुणनफल निकालेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे 3/4 आए, कभी 7/2 आए, इस तरह का। तो अगर यहाँ पर 3/4 आए या यहाँ पर 7/2 आए तो इस के स्थान पर आप एक ऐसा पूर्णांक रखेंगे जिससे इस संपूर्ण बहुपद को गुणा करने से ये क्या हो जाए, रैखिक रूप में बदल जाए। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि कभी ऐसा आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 11/2x प्लस 3/4 और यहाँ पर के है, तो बहुपद को इस तरह से लिखना उचित नहीं होता है। ये पी बटा क्यू के रूप में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रैखिक रूप में बदल सकते हैं। तो इसको हम लोग रैखिक रूप में बदलने के लिए तब क्या करते हैं, आप 4 और 2 का एलसीएम ले लीजिए। तो 4 और 2 का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 4 होगा। अब अगर हम के स्थान पर अगर 4 रख दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 11/2x प्लस 3/4 होगा, और जब 4 से इंटू करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 2 और 2 2 4 और 11 2 22 x प्लस 4 4 कैंसिल क्या होगा 3। तो ये कि क्या होगा, रैखिक रूप से प्राप्त होगा।
तो जब आपको दो शून्य दिया होगा और दो शून्य से आप बहुपद ज्ञात करेंगे, अगर यह किसी भिन्न के रूप में आता है, x का गुणांक या शून्यकों का गुणनफल, ये अगर भिन्न के रूप में आता है तो हम लोग ये क्या करेंगे, इस तरीके को अपनाएंगे और इस तरह से उस बहुपद को हम लोग रैखिक रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इससे आगे फिर हम लोग देखेंगे त्रिघाती बहुपद को और इन्हीं शून्यकों के बारे में जो कि और अधिक जानकारी लेंगे। फिलहाल इसमें यहीं तक रहने देते हैं।